जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की आजादी के लिए सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले बाजी राउत की। आज 12 अक्टूबर है। आज ही के दिन वर्ष 1938 में 12 साल की उम्र में बाजी राउत इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गए थे। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा के ढेनकनाल जिले के एक छोटे से गांव नीलकंठापुर में हुआ था। नीलकंठापुर ढेनकनाल से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ब्राह्मणी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। बाजी राउत के पिता की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसलिए बाजी की मां रानिया देवी पड़ोस की एक चक्की पर आटा पीसकर धान से चावल निकालकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। बाजी के 2 भाई थे और 3 बहन। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी तो घर में नमक भी नहीं होता था और इस कारण पढ़ाई भी नहीं हो सकी। दोस्तों, उन दिनों ढेनकनाल एक रियासत हुआ करती थी। वर्ष 1926 में यहां के राजा बने शंकर प्रताप सिंह देव। शंकर प्रताप सिंह अभी छात्र थे और वकालत की पढ़ाई के लिए विलायत चले गए। उनकी गैर हाजिरी में उनके छोटे भाई पटायत नरसिंह प्रताप सिंह देव ने राजकाज संभाला, लेकिन नरसिंह प्रताप एक क्रूर और अन्यायी शासक साबित हुआ। उसने जनता पर मनमाने टैक्स लगा दिए। नरसिंह प्रताप ने अपने लिए ढेनकनाल के पास ही जतन नगर में 100 कमरों के विशाल महल का निर्माण शुरू करवाया। इसके लिए बहुत रुपए और मजदूरों की आवश्यकता थी। उसने जनता पर मनमाने टैक्स लगा दिए। उसके गुर्गे लोगों को मारकर रुपयों की उगाही किया करते थे। इसके अलावा बिना कोई वेतन दिए जबरदस्ती लोगों से मजदूरी भी करवाई जाती थी। उसके आतंक से जनता त्रस्त थी। लोगों को उम्मीद थी कि जब उनका राजा शंकर प्रताप सिंह देव विलायत से लौटकर आएगा तो उनके कष्टों का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शंकर प्रताप भी अपने छोटे भाई से कम नहीं निकला। जनता पर हुए अत्याचारों ने विद्रोह को जन्म दिया। दोस्तों, उन दिनों का भारत 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, जिस पर सीधा अंग्रेजों का शासन था, और दूसरा हिस्सा वो था जिसे प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता था। इस भाग में लगभग 565 देसी रियासतें होती थी। यहां अंग्रेज सीधे राज ना करके बल्कि राजा, महाराजा और नवाबों के द्वारा राज किया करते थे। इस हिस्से को उन्होंने राजाओं, महाराजाओं के माध्यम से लूटा था। अधिकांश रियासतों की स्थिति ब्रिटिश इंडिया में आने वाले हिस्से से भी बुरी थी। ब्रिटिश इंडिया में तो कांग्रेस स्वतंत्रता का आंदोलन चला रही थी, लेकिन इन रियासतों में कांग्रेस सीधे तौर पर दखलंदाजी नहीं करती थी। धीरे धीरे इन रियासतों में बगावत की आवाजें उठने लगी। प्रजामंडल के नाम से अलग अलग रियासतों में राजनीतिक संगठन खड़े होने लगे। इन संगठनों को कांग्रेस का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त था। ढेनकनाल में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई। वैष्णव चरण पटनायक के नेतृत्व में विद्रोह जोर पकड़ता जा रहा था। वर्ष 1937 में हुए राज्यों के चुनाव के बाद उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसने रियासतों में प्रजामंडल के आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया। ढेनकनाल प्रजामंडल ने वानर सेना का गठन किया। बाजी राउत भी अपने दोनों भाइयों के साथ वानर सेना में शामिल हो गए। वानर सेना का कार्य प्रजामंडल कार्य समिति के निर्णयों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हुआ करता था। साथ ही पुलिस की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होती थी। बाजी राउत बड़ी दक्षता से अपना कार्य कर रहे थे। उधर राजा द्वारा प्रजा का दमन बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोगों का हौसला बढ़ता गया। 12 सितंबर 1938 को 50,000 से अधिक लोगों ने ढेनकनाल में राजा के महल को घेर लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रजामंडल के नेताओं ने लोगों को अनुशासन में रहकर आंदोलन चलाने के लिए समझाया। लोग वापस चले गए, लेकिन इस घटना ने राजा शंकर प्रताप सिंह देव को डरा दिया था। उसने अपनी पुलिस को अपर्याप्त जानकर सहानुभूति रखने वाली पड़ोसी रियासतों से 200 हथियारबंद सैनिकों को बुलवाया। इसके अलावा 200 हथियारबंद अंग्रेज सैनिक भी प्रजामंडल के आंदोलन को कुचलने के लिए 20 सितंबर को ढेनकनाल पहुंच गए। बाजी राउत ने पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता पर ढाए जुल्मों और राजा द्वारा किए गए आर्थिक शोषण को नजदीक से देखा था। उसके हृदय में राजा के प्रति घृणा और क्रोध कूट कूट कर भरा था।
उधर अंग्रेज सैनिकों और अंग्रेज प्रस्थ राजा के सैनिकों ने ढेनकनाल रियासत के गांव में रहने वाले मजबूर लोगों पर आतंक का कहर बर्पा कर दिया। 60 से अधिक गांव में हथियारबंद पुलिस ने ग्रामीणों को निर्दयता से पीटा, हत्याएं की, घर तोड़ दिए, संपत्ति को लूटा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और बंदूक की नोक पर राजा के प्रति वफादारी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, अंगूठे लगवाए। भूबन गांव जो आंदोलन का केंद्र था, वहां मैजिस्ट्रेट विनय घोष के नेतृत्व में सैनिकों ने 10 अक्टूबर 1938 को कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, 2 की गोली मारकर हत्या कर दी। 11 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार ग्रामीणों के साथ वे ढेनकनाल के लिए चले। रास्ते में नीलकंठापुर गांव के पास ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। इसकी खबर वानर सेना को पहले से हो चुकी थी। बाजी राउत सहित कई कार्यकर्ता पहले से ही नदी पर तैनात थे ताकि अंग्रेज भक्त मैजिस्ट्रेट और उनके साथियों को नदी पार करने के लिए गांव की नाव के इस्तेमाल से रोका जा सके। 12 अक्टूबर को भोर होने से पहले पुलिस ने बाजी से नाव देने के लिए कहा, लेकिन उस वीर बालक ने साफ मना कर दिया। डांटते हुए पुलिस वाले ने कहा, नाव देते हो या मार दें गोली। बाजी ने फिर उत्तर दिया, नदी पार करने के लिए तुम्हें नाव नहीं मिलेगी। पुलिस वाले ने 12 साल के बाजी के सिर पर पूरी ताकत से बंदूक का कुंदा मारा। बाजी राउत जमीन पर गिर गया। सिर पर चोट आई थी, लेकिन वो वीर बालक फिर उठा और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें नाव नहीं मिलेगी। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने गोली मारने का आदेश दिया। बहादुर बाजी का सीना छलनी हो गया था। बाजी ने शुरू में ही ऊंची आवाज लगाकर इशारा कर दिया था, जिसे सुनकर गांव वाले वहां पहुंच गए थे। उनमें बाजी का भाई भी था। गांव वालों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर भी गोलियां बरसाई। परिणाम यह हुआ कि कुछ और लोगों की जान चली गई। इनमें शामिल थे लक्ष्मण मलिक, फागू साहू, ऋषि प्रधान और नाता मलिक। इस तरह 12 वर्ष की आयु में आज ही के दिन यानी 12 अक्टूबर को वर्ष 1938 में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर बाजी राउत अमर हो गया। सबसे छोटी उम्र के बलिदानी ने स्वतंत्रता की आंदोलन की मशाल की रोशनी को और तेज कर दिया था। ये कृतज्ञ राष्ट्र अपने बाल बलिदानी को कभी नहीं भुला सकेगा। बाजी राउत की पावन स्मृति में ब्राह्मणी नदी पर बने पुल का नाम आज बाजी राउत सेतु है। इसके अलावा भुवन में बाजी राउत मेमोरियल कॉलेज है, जो आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी वीर बलिदानी बालक बाजी राउत की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।